नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। पिछले वीडियो में हम लोग पादप कोशिका या प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर था उसको बनाना कैसे बनाया जाना है ये सीखा था। आपको बताया था कि समय का अभाव होने के कारण हम उस फिगर में जो है नामांकन नहीं कर पाए थे, ना आपको कुछ समझा पाए थे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसका नामांकन करेंगे और ये जानेंगे कि इसके अंदर बनी हुई संरचनाएं क्या हैं और उनका काम क्या है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, सबसे ऊपर से आप देखेंगे लिखा है आउटर मेम्ब्रेन। ये जो बाहर आपको तीन लाइनें दिखाई दे रही है किनारे किनारे पर, इनका नामांकन सबसे पहले किया गया है। इन तीनों में सबसे ऊपर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन को आप हिंदी में कहेंगे बाह्यतम झिल्ली। मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली या परत या लेयर, और बीच में जो है उसको हम लोग कहते हैं मिडिल लैमेला, या हिंदी में कहा जाता है मध्य पटलिका। आप बुक में इस डायग्राम को अगर देखेंगे तो शायद हिंदी में भी आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गया आपकी बाह्यतम झिल्ली, मध्य पटलिका, और नीचे लिखा है इनर मेम्ब्रेन। इसको आप हिंदी में कहेंगे अंतः झिल्ली। तो ये तीन स्तर मिल करके कहलाते हैं सेल वॉल, या हिंदी में इसी को कहते हैं कोशिका भित्ति या कोशा भित्ति। ये जो है पौधों का एक विशेष लक्षण है। पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं, जंतुओं की जो कोशिकाएं हैं, उनमें कुछ ही अंतर होता है जिसके आधार पर हम जंतु और पादप की पहचान करते हैं। तो पौधों की जो कोशिका होती है उसमें सेल वॉल पाई जाती है, अर्थात तो कोशा भित्ति उपस्थित होती है, लेकिन जंतुओं की कोशिका में कोशा भित्ति उपस्थित नहीं होती है। दूसरी बात, अब उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो जगह पर खाली संरचना बनाई गई है, कोष्ठकनुमा संरचनाएं हैं। इसको हम वाइक्यूल कहते हैं, या हिंदी में इसी को रिक्तिका कहा जाता है। रिक्तिका मीन्स खाली स्थान। यह जो है केवल पौधे की कोशिका में पाई जाती है, जंतु की कोशिकाओं में रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं। आगे जब इस चैप्टर में आप अध्ययन करेंगे तो आपको जंतु और पौधों की कोशिका में अंतर भी स्पष्ट करना होगा। यहीं पर आप समझते चलिए कि जंतु और पौधों की कोशिका में क्या अंतर है। जब आपको जंतु कोशिका बनाई जाएगी, जब उसका संरचना बनाएंगे तो पुनः एक बार हम बताएंगे कि जंतुओं की कोशिका में क्या है और पौधों की कोशिकाओं में क्या था, इसमें क्या नहीं है, क्या स्पेशल है। तो ये तो हो गई आपकी वैक्यूल, या इसी को आप कहते हैं रिक्तिका। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पर नलीनुमा संरचना है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये जगह जगह संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं को हम माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। माइक्रो मीन सूक्ष्म, ट्यूब्यूल मीन नलिकाएं। तो ये कुछ सूक्ष्म नलिकाएं हैं जो कोशिका में बिखरी हुई पाई जाती हैं। इनका काम होता है, ये कुछ विशेष पदार्थों के स्राव से संबंधित हैं। वैसे इनमें किस प्रकार का स्राव निकलता है इसका भी कोई विशेष अध्ययन नहीं हो पाया है, ना अभी हम इस क्लास में जो है 9th क्लास में वहां तक जाने की हमें कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो ये आपकी सूक्ष्म नलिकाएं हो गई। इसके बाद में आप फिर देखेंगे बीच में एक गोल सी संरचना है। इस गोल संरचना के दोनों तरफ प्लेट लाइक संरचनाएं हैं। इस प्लेट लाइक संरचनाओं को हम कहते हैं, इसमें ये दो प्रकार की हैं। पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि एक ये जो संरचना है उसमें छोटे छोटी बिंदु संरचनाएं इसकी बाहरी दीवार पर होती हैं, जिनको हम राइबोसोम कहते हैं। तो एक संरचना में राइबोसोम होते हैं और दूसरी संरचना में नहीं होते हैं। जिस संरचना में राइबोसोम के कण इसकी बाह्यतम झिल्ली पर लगे नहीं होते हैं वो चिकनी दिखाई देती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं स्मूथ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या हिंदी में कहेंगे चिकनी सतह वाली अंतःप्रदब्धी जालिका। और दूसरा इधर अगर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा रफ वॉल्ड, ROUGH, रफ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, रेटिकुलम। रफ का मतलब खुरदुरी, खुरदरी, खुरदुरी, सतह वाली। अंतःप्रदर्भी जालिका, अंतःप्रदर्भी जालिका, ठीक है। तो अंतःप्रदर्भी जालिकाएं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक चिकनी सतह वाले और दूसरे खुरदरी सतह वाले। चिकनी सतह और खुरदरी सतह में अंतर केवल इतना होता है कि खुरदरी सतह जो है उस पर ये जो छोटे छोटे बिंदुनुमा संरचनाएं हैं ये राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम के लगे होने के कारण इनकी सतह खुरदरी होती है, इस पे राइबोसोम उपस्थित नहीं होते, इसलिए इनकी सतह जो होती है वो चिकनी होती है। फिर आप देखेंगे नीचे की तरफ एक संरचना और बनी हुई है, क्लोरोप्लास्ट, या हिंदी में इसको कहते हैं हरित लवक। ये हरित लवक जो है इसी की उपस्थिति के कारण पौधों के कुछ भाग आपको हरे दिखाई देते हैं। इसका पौधों के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये पौधों को भोजन बनाने में मदद करती है, या इस प्रकार से कहें कि पौधों का जो भोजन बनाने का कार्य है वो हरित लवक के अंदर होता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, और सूर्य के प्रकाश से आने वाली जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, जो पौधों के भोजन के काम आती है। फिर आप देखेंगे नीचे की तरफ यहाँ पर प्लेट लाइक संरचना बनी है, जिसको हम कहते हैं गोल्जी, गोल्जी बॉडी, या हिंदी में कहते हैं गोल्जी काय, गोल्जी काय। फिर आप देखें यहाँ पर ये जो संरचना है, ये संरचना है, ये आपकी कहलाती है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में भी आप लिखेंगे तो ये लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। जगह जगह यहाँ पर आप देख रहे होंगे छोटे छोटे इकट्ठे समूह में संरचनाएं पाई जाती हैं, ये आपके राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम। एक चीज इसमें बीच में बताना मैं आपको भूल गया, आप देख रहे होंगे कि पूरी कोशिका के अंदर जगह जगह बिंदुनुमा संरचनाएं बनी है। ये बिंदुनुमा संरचनाएं जो हैं कोशिका के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ जो हैं उनको प्रदर्शित करती हैं। अब कोशिका के अंदर कौन कौन से तरल पदार्थ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक गोल संरचना है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस या केंद्रक, न्यूक्लियस, यह हिंदी में कहलाता है केंद्रक। केंद्रक के बाहर के जो तरल पदार्थ होते हैं उनको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, या हिंदी में कहा जाता है कोशिका द्रव्य। और केंद्रक के अंदर भी तरल पदार्थ पाए जाते हैं जिसको आप कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, या हिंदी में कहा जाता है केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, या हिंदी में कहा जाता है जीव द्रव्य। पहले वीडियो में आपको बताया गया है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ऐसा एक वैज्ञानिक जूलियस हक्सले थे, उन्होंने कहा था। तो जीव द्रव्य है क्या? ये जो आपने देखा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों को मिला करके हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, या हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। इसके बाद आप देखेंगे तो ये तो आपका हो गया बीच वाला गोल संरचना, न्यूक्लियस हो गई, केंद्रक कहते हैं। केंद्रक में दो स्तर पाए जाते हैं, दो झिल्ली होती है, बाहर वाले को बाह्यतम मेम्ब्रेन, अंदर वाले को अंतः मेम्ब्रेन या अंतः झिल्ली कहते हैं। तो इन दोनों झिल्लियों से केंद्रक जो है घिरा होता है। इसके बाद केंद्रक के बाहर आप देख रहे होंगे बिंदुनुमा संरचनाएं हैं, ये आपके राइबोसोम्स के कण होते हैं। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना या प्रोटीन का निर्माण करना।
तो ये कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं और वही प्रोटीन जो है जीवों में विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितने भी लक्षण दिखाई देते हैं उनको प्रदर्शित करने का काम प्रोटीन का ही होता है और कोई ऐसी चीज नहीं होती जो हमारे लक्षणों को प्रदर्शित करे। हमारे शरीर में जैसे प्रोटीन का निर्माण होगा वैसे ही हमारे शरीर की संरचना है या दूसरे लक्षण है वो दिखाई देंगे। तो ये तो बात हो गई केंद्रक की। फिर केंद्रक के अंदर आप देखेंगे दो संरचनाएं और बनी हैं। एक तो ये है जिसको आप कहते हैं क्रोमैटिन। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन, या इन्हीं को हम क्रोमोसोम कहते हैं, बाद में कहेंगे क्रोमोसोम्स, या हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, गुणसूत्र। तो ये दोनों संरचनाएं आपकी गुणसूत्र हो गई। इसके बाद एक गोल सी संरचना आपको और दिखाई दे रही होगी जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस, यह हिंदी में कहा जाता है केंद्रिका। केंद्रिका की खोज की थी एक वैज्ञानिक थे फॉन्टाना ने की थी, और केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, और केंद्रिका की खोज किसने की थी? फॉन्टाना ने। तो ये तो केंद्रक की संरचना हो गई। केंद्रक के ऊपर एक संरचना आपको वृक्ष जैसी दिखाई दे रही होगी, इसी को हम बोलते हैं डिप्टियोसोम। डिप्टियोसोम, हिंदी में भी इसका नाम डिप्टियोसोम ही है, ठीक है। तो ये जो है एक कोशिका की सामान्य संरचना है। अब इसमें कुछ चीजें और भी हैं, अगर इसका और गहराई से अध्ययन किया जाए तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन आपके स्तर के लिए इतना सफिशिएंट है। तो इसका चित्र अपनी कॉपी में बनाएंगे, सारी चीजें लिखेंगे और इसको अपनी किताब के माध्यम से पुनः समझेंगे। धन्यवाद।